चुनावी सीजन है, घोषणाओं की बाढ़ आई हुई है। मैनिफेस्टो किसी का नहीं आया, पर घोषणा पत्र ट्रेलर के रूप में एक एक कर सामने आ रहा है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं। बांसवाड़ा में जनसभा में वादों की बौछार कर दी। केंद्र में सरकार बनने पर 30 लाख नौकरी के लिए तत्काल भर्ती, ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग और हर साल 1 लाख रुपए, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी का वादा किया। फिर जाति का कार्ड भी चला और बताया कि कहीं भी उनकी भागीदारी नजर नहीं आती। 2019 में भी एक लोक लुभावन वादे के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी थी, पर हश्र पूरा हुआ था। ऐसे में प्रश्न कई हैं, जैसे क्या भारत की जनता कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह भरोसा खो चुकी है? क्या यह सब यूपीए काल में नहीं हो सकता था? क्या इनमें से कुछ पर मैंडेट हालिया चुनाव नहीं थे? क्या जीत की ललक में उठाए गए हड़बड़ी वाले वादे इनका प्रोज एंड कॉन्स सोचकर ही उठाए गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देश का बंटाधार कर दें? दूसरी तरफ, क्या ये वो मुद्दे नहीं है जो जीत का मादा रखते हो? क्या बीजेपी इन्हें मुद्दा नहीं मानती? आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से भीमराज जाखड़ जी और राधेश्याम भारती राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं और मैं ये पूछना चाहता हूं, इनिशियली मैं अगर ये बात कहूं कि भाई आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप एससी एसटी की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि उच्च प्रतिष्ठानों में उनकी भागीदारी नहीं है, या डेमोक्रेसी के हायर जो हायरार्की है उसमें उनकी भागीदारी नहीं है और उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। इस पॉइंट को आप किस तरह से लेते हैं? देश बनाने वाला या कैसा? देखिए कपिल जी, राहुल गांधी पता नहीं कौन से चश्मे से देखते हैं, उनको कोई कैसा चश्मा लगा हुआ है उनके, जो उनको जो है देश में ये कह रहे हैं कि 90% आबादी जो है कोई दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक इनकी है। अब उनको नजर नहीं आता है कहीं, जबकि देखिए सबका रिजर्वेशन का कोटा फिक्स है, नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो चुनाव है तो उनमें टिकट मिलती है, उस हिसाब से वो जीत करके आते हैं। राहुल जी से कोई ये पूछे कि जहां जो एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति की जो रिजर्व है कहीं से सीट, तो क्या वहां से जनरल के लोग लड़के आ रहे हैं? क्या ब्राह्मण बनिए, राजपूत का है, ये लड़ करके आ रहे हैं क्या वहां से चुनाव? पता नहीं किस तरह की बातें ये कर रहे हैं। इससे देखिए देश में गृह युद्ध की स्थिति, यदि राहुल जी की माने तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। अब देखिए कि वो कहते हैं, उन्होंने तर्क दिया कि राम जन्म भूमि में जब प्राण प्रतिष्ठा के समय राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, वहां तो सारे उद्योगपति, अरबपति और यह जो है अमीर लोग ही पहुंचे। अब बताइए उनके पास कौन सा बैरोमीटर था? वहां तो करोड़ों लोग पहुंचे हैं। भीड़ जो है कंट्रोल नहीं हो रही, इतने लोग पहुंच रहे हैं। आप बताइए, अब वो ये कह रहे हैं तो वो उनके पास कौन सा बैरोमीटर है, कौन सा ऐसा चश्मा है जिससे वो जो है ये उनको यही दिखता है। तो मैं इस पॉइंट को समझने की कोशिश करता हूं ना भीमराज जी, मुझे आप थोड़ा सा समझाइए कि जैसे जब भी कोई नौकरियां निकलती हैं तो उसमें एक तय आरक्षण का परसेंटेज है। उस आरक्षण के परसेंटेज से जिनको आरक्षण मिला है वही लोग जाते हैं। फिर ये कहना कि उनकी भागीदारी नहीं है, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं टेक्निकली ये पॉसिबल कैसे है। ये बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी सत्ता के अंदर आई। इनके मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ कहते हैं कि हम 2018 में जब वसुंधरा जी की सरकार गई थी तब उन्होंने जो फार्मूला ओबीसी के लिए लागू वो लागू करेगा। जब हरीश चौधरी राजाराम मिल कांग्रेस से लड़के उसको लागू किया तब सीटें बढ़ गई ओबीसी की। तो और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जनती गणना के आधार पर जितने लोग हैं उनको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कीजिए, उनकी है ही नहीं भागीदारी। आप एक सेकंड बता रहे हो, जब आप एक बात डीयू के अंदर क्या हो रहा है, एक रितु सिंह प्रोफेसर है उसको कैसे बाहर निकाल दिया, लक्ष्मण यादव को क्यों बाहर निकाला गया, ये सवाल है। जब इनके अंदर जाते आप जेएनयू के अंदर सीटें क्यों घटाने जा रहे हो? ये सवालों के लिए। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से तिवाड़ी को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो तिवाड़ी था, ये कोई तर्क हुआ क्या सर? कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ वो एससी की महिला थी, इस हिसाब से निकाला। हेमलता बेरुआ एक एससी की महिला थी, उसने सिर्फ गलती क्या की, सावित्रीबाई फुले जो पहली भारत की महिला शिक्षक थी उसकी फोटो लगा ली, उस पर राजस्थान सरकार सस्पेंड कर रही है। क्यों कर रही है? इस तरह के मुद्दे हैं सर। इन मुद्दों आगे के जो राजेंद्र राठौड़ है जाति विशेष उसमें आगे का जो आरोप है उस पर आपका कोई कमेंट नहीं है।
है। लेकिन भीमराज जी मेरी बात को सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 पोस्ट, भीमराज जी पिलानी से आप चुनाव लड़ सकते हैं क्या? मैं आपको पिलानी से चुनाव नहीं, पर बात सिर्फ चुनावी भागीदारी की नहीं है, भागीदारी की नहीं है राधेश्याम जी, बात सिर्फ चुनावी भागीदारी की नहीं है। 2 सेकंड भीमराज जी, 2 सेकंड राधेश्याम जी, राधेश्याम जी देखिए, मैं आपके पॉइंट को आगे ले जा रहा हूं, भीमराज जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं मुझे चुनावी भागीदारी से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज किसी भी सेक्टर में या किसी भी चीज के लिए सरकारी भर्ती निकले तो उसमें जो आरक्षण का तय कोटा है वो तो आरक्षण वाले ही लोगों को मिलेगा ना। तो जितनी भागीदारी आपके आरक्षण ने तय की, आप ही के आरक्षण ने तय की, तो आपने कम क्यों की? सबका आरक्षण हमारा नहीं है। अरे भाई, आपका तय किया हुआ आरक्षण परसेंटेज है, आपने संविधान से तय किया। संविधान के आप कहते हैं ना कि संविधान आपका बनाया हुआ है। किसका बनाया? संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो उन्होंने तय कर दी, फिर भी आपको भागीदारी कम लग रही है। मैंने सवाल किया जब 2018 वसुंधरा सवाल का जवाब दीजिए भाई, आप सवाल क्यों कर रहे हैं? और राहुल गांधी ने सवाल इसलिए किया है कि केंद्र में बैठी सरकार एक सरकारी संस्थान बेच रही है, और सरकारी संस्थान जब कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाता है वहां आरक्षण नहीं होता। कैसे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कैसे पोर्ट बेच रहे हैं, कैसे पीयूष। तो आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब, अरे भाई, आरक्षण की संख्या वाले जब पहुंच रहे हैं आरक्षण के साथ, नहीं 2 सेकंड नहीं भीमराज भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, मैं पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जितना आरक्षण मिला है वो तो जाहिर है, और उससे ज्यादा परफॉर्म करने वाले भाई भागीदारी नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, यूपीए के टाइम पे जो टॉप हायरार्की थी ब्यूरोक्रेसी की, उसमें आपने कितनी भागीदारी दी थी? सबको समांतर जिस हिसाब कहां मिली थी सर? अब एक बात बताओ, 89 सेक्रेटरी केंद्र सरकार के 89 सेक्रेटरी है, उसमें कितने ओबीसी के? और यूपीए के टाइम पे कितने थे? यूपीए के टाइम पे कितने थे? किसने रोका था? टाइम का आप डाटा निकाल लीजिए, आप बता दीजिए ना, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। 50% भागीदारी आप निकाल के उठा के देख लीजिए। अब लोग चेक करेंगे, आपने घोषणा कर दी है, ठीक है। राहुल जी ने बात की, किसानों की बात की, युवाओं पे भी आ रहा हूं, नेक्स्ट सेगमेंट वही है, नेक्स्ट सेगमेंट वही है, नेक्स्ट सेगमेंट वही है। कृष्ण कुमार जानू जी, कृष्ण कुमार जानू जी शामिल है। नहीं, अरे पर भीमराज भाई देखिए, अब फिर मैं अपनी राय नहीं रख सकता इस बुलेटिन में। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि आप जब आप एक बेरोजगार देख रहे हैं तो आप उसमें SC ST देख रहे हैं, और बीजेपी जब देख रही है तो वो बेरोजगार देख रही है, वो पूरे समूह को देख रही है। क्या ये चश्मे का नजरिया अलग अलग नहीं है? रोजगार देना किया, 30 लाख के लिए, सबके लिए किया, ठीक है। नहीं, पर उसमें भी तो फिर आप भागीदारी की बात करेंगे। भागीदारी की बात करें, जिनका कोटा आएगा ना, नहीं, उनका पूरा सेंटेंस क्या था? राहुल गांधी का पूरा सेंटेंस क्या था? 30 लाख लोगों में हम इन वंचित लोगों को, 30 लाख नौकरियों में हम इन वंचित लोगों को एडजस्ट करेंगे, यही था ना उनका सेंटेंस। राहुल गांधी का भाषण शायद आपने पूरा नहीं सुना। राहुल गांधी ये कहा कि 30 लाख नौकरियां देंगे और इनकी जातिगत गणना कराएंगे, जिसमें वंचित 50% 30 लाख नौकरियों में एडजस्ट करेंगे, और अल्पसंख्यक कृष्ण कुमार जानू जी, ये तो तय है कि जाति वाला जो एंगल है और जो आरक्षण वाला एंगल है वो एक बड़े सेक्टर को प्रभावित तो करेगा। अब मसला यह है कि क्या आपका सभी को एक साथ एक वर्ग मानना, जाति नहीं मानना, यह उसकी काट हो सकता है? मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता। आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए। स्वप्निल जी, हमारे देश में राष्ट्र निर्माण के लिए सबको प्रयास करना होगा, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो लिंग से हो, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो क्षेत्र से हो, और सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ही देश का विकास। तो आप एक बात बताइए ना, बीजेपी मानती है कि देश में पिछड़े हैं कि नहीं मानती है? इस बात से इनकार करने की जरूरत कहां है? जो संवैधानिक प्रावधान है उन सबका बीजेपी पालन कर रही है। उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी कई जगहों पर, कई राज्यों में तो नहीं है। स्वप्निल जी, उसके भी अपने एक कारण हैं कि हमारे देश की कांग्रेस मुद्दा तो सही उठा रही है। हमारे देश की जो आरक्षण व्यवस्था है, कांग्रेस ने या बाबा साहब ने जब उसका प्रावधान किया तो उसमें कुछ ऐसी बातें छूट गई। आरक्षित को लगातार आरक्षण जो एनडीए के 10 साल से छूटी हुई है, नहीं, उसके आप जो वोट बैंक पॉलिटिक्स का असर हो गया ना, हाँ। आप उसमें नोट कर लीजिएगा कि एक चुनाव लड़ने वाली आरक्षण सीट पर एक ही व्यक्ति 5 बार आरक्षित कोटे में चुनाव लड़ रहा है। अरे तो भाई 10 साल कभी आएगा ही नहीं। तो आपके पास 10 साल थे ना। निश्चित रूप से विपक्ष की सकारात्मक भूमिका के अभाव में। अरे भाई, विपक्ष तो बैठता ही नहीं था, विपक्ष तो सदन में बैठता ही नहीं था। आपको जो नहीं, कृष्ण कुमार भाई, जब आपको कुछ करना होता था आप कर लेते थे, विपक्ष सदन में हो या ना हो, आपके पास सारे नंबर्स थे। आपने कब विपक्ष का मुंह देखा? स्वप्निल जी, राज्यसभा में आज भी हम नंबर गेम में पिछड़ रहे हैं।
इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि हम हमें कानून मोटिव अमेंड तो दिख कर जाता। सकते थे, काम कर सकते थे। हमें ये तो दिख जाता कि आपने प्रयास किया। स्वप्निल जी, आपको नहीं लगता कि जब कभी भी इस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की, इस देश के जिम्मेदार कहूं या गैर जिम्मेदार कहूं, विपक्ष की जो प्रवृत्ति रही हर बात में कमी अरे निकालने भाई की, नहीं 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 उसकी नहीं नहीं सजा, नहीं नहीं उसके नहीं कदम नहीं चूकी नहीं तो बहुत नहीं बार नहीं कृष्ण कुमार जी, धारण करनी पड़ी है। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। देखिए, मोदी सरकार का वे ऑफ फंक्शनिंग ऐसा है ही नहीं कि वो विपक्ष या विपक्ष की संख्या को देखें। ठीक है, मैं आपसे सिंपली एक बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मानते हैं SC ST हैं और उनकी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, तो इसका मतलब कांग्रेस जो इशू उठा रही है उस इशू में कहीं कुछ तो बेस है ना, वो नॉन इशू नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। SC ST वर्ग में एक क्रीमी लेयर बन चुकी है, वो लगातार लाभ ले रहे हैं, और जो वंचित हैं वो लगातार वंचित हैं। ये जो इंप्लीमेंटेशन का इफेक्ट डिफेक्ट है, तो जब आप इसे गरीब दोनों किसान, राजनीतिक युवा और दलों को महिला की देश बात के हित में करेंगे, समझना होगा। जब आप गरीब किसान, युवा और नारी की बात करेंगे, जिसको आप GYAN कहते हैं, तो उससे ये स्थिति स्पष्ट तो होती नहीं, उसमें क्लैरिटी मिलती नहीं। जो अभी आपकी बातचीत में क्लैरिटी है वो मिलना चाहिए ना, वो कैसे मिलेगी? देखो, राजनीतिक दलों की और सरकार में बैठे लोगों की अपनी अपनी मजबूतियां हैं, तो अपनी अपनी कुछ रणनीतिक कमजोरियां भी हैं। आप मीडिया कर्मी के नाते सब बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस देश में राजनीति में स्पष्टवादिता का अभाव ठीक है। है। राहुल गांधी के जितने वायदे ठीक है, हैं, ठीक कितने है। वायदे तो ऐसे हैं जो चुनावी वायदे हैं, ठीक है। और कितने वायदे ऐसे हैं जो जिम्मेदारी के अब मैं वायदे कुछ हैं। एक और बात है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सरकार बनने पर 30 लाख नौकरी के लिए तत्काल भर्ती की बात हम लोगों ने कर ली। ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग और हर साल 1 लाख रुपए। अब मैं आपको यह भी बता दूं, राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें 6ठी क्लास से इंटर्नशिप का प्रावधान है। अगर हम नई शिक्षा नीति को लागू करते हैं तो वो बचपन से ही आपको इंटर्नशिप के लिए बढ़ावा देगी, जब वो हर जगह लागू हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं, आप ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप ही का खड़ा किया हुआ ग्रेजुएशन का सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। हर साल 1 लाख रुपए। भाई, बेरोजगार भत्ता जो जगह जगह दिया जाता है उसकी क्या स्थिति है? किसी से छुपी नहीं है। MSP के लिए कानूनी गारंटी, भाई जब आप यूपीए में थे किसने रोका था आपको? कर देते आप। राधेश्याम जी, देखिए, राहुल जी किसानों के कर्जे की माफी की बात कह करके गए थे। राजस्थान सरकार में जब तक जो है कांग्रेस रही, राजस्थान कांग्रेस की सरकार रही, क्या किसानों का कर्जा माफ कर दिया क्या? राहुल गांधी ये जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको केवल जो है उनके सामने जो चिड़ी की आंख है ना, वो चुनाव दिख रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस जो है वो 40 से अपनी सीट बढ़ा सके। लेकिन देखिए, इस तरह की बात यदि करेंगे तो कोई 40 से सीट बढ़ेंगी नहीं, नीचे ही आएंगी, क्योंकि ये बेतुकी बातें हैं। इनमें कोई कहीं मुझे कोई अर्थ लगता नहीं है। अब आप बताइए, राहुल गांधी यदि वास्तव में सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो जो आरक्षित वर्ग है उसमें भी जो आरक्षित हो गए, यानी जैसे अभी जानू साहब कह रहे थे, मुद्दा ये उठाना चाहिए उनको कि एक बार जिसने जो है आरक्षण का फायदा उठा लिया, उसी वर्ग का व्यक्ति फिर दोबारा वो फायदा नहीं उठाए। जैसे आप मान लीजिए कि SC में कोई कैंडिडेट जो है उसके कोटे में RAS बन जाता है, IAS बन जाता है, तो वो दोबारा उसका फायदा नहीं उठाए, उसका बच्चा भी नहीं उठाए, क्योंकि वो तो इतने विकसित हो गए, इतने साधन हो गए उनके पास कि उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था ने नहीं, पर MLA MP को मैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में मानता ही नहीं हूं। हाँ, राधेश्याम जी, देखिए, हाँ, तो स्वप्निल जी, इस समय वास्तव में जो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो SC है, ST है, चाहे OBC है, न्याय, सामाजिक न्याय की अवधारणा को यदि हम लागू करना चाहते हैं, ठीक तो है, उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हर सवाल से पहले ना राधेश्याम जी, मुझे थोड़ा सा ना कुछ इतिहास से बातें उठानी पड़ रही हैं। दोबारा उसको फायदा नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे नहीं, आपने जैसे जब कहा ना भीमराव भाई की राहुल गांधी ने कहा ना कि 30 लाख तत्काल भर्ती, उससे क्या याद आया? 10 दिन में कर्ज माफी। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, 10 दिन के बाद एक क्राइटेरिया सामने आया
एक क्राइटेरिया सामने आता है कि इस क्राइटेरिया में तो हम माफ कर रहे हैं, बाकी का क्राइटेरिया सेंटर की तरफ। अब आप जब सेंटर में होंगे तो आप और मतलब कोई इंटरनेशनल तरफ तो नहीं उसको फेंक सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, लेकिन उसमें क्राइटेरिया क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया ये है कि सेंटर सरकार के अधीन मंत्रालय, सेंटर सरकार के अधीन जो पीएसयू है वर्तमान में, उनके अंदर आज सीटें खाली है 30 लाख के अंदर। आपको आप अभी मरुधरा से गए, जी? आप अभी हाल ही में मरुधरा से गए हैं, बाहर निकाला गया आपको सत्ता से, जनता की तरफ से, करेक्ट है ना? यहां पर कितने खाली पद थे, क्या आपने 5 साल में भरे? सीधा सा सवाल, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसी बात नहीं है, भर्तियां नहीं की और सारी भर्तियों में मेरी बात, मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी जानू जी कह रहे थे, अरे जानू जी नहीं, जो स्वप्निल जी कह रहे हैं उस पर नहीं, विराज भाई नहीं, जानू जी जानू जी जानू जी 72 कांग्रेस जानू जी नहीं, भीमराज जी जो स्वप्निल जी कह रहे हैं उसी पे आइए ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूं, मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, 2 सेकंड आपको कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आपका ट्रैक रिकॉर्ड। एक बार इस बात का जिक्र, तेलंगाना में बहुत से पद खाली है, 2 करोड़ तेलंगाना में बहुत से पद खाली है। किसानों को 2800 सुनिए तो सही, अरे भीमराज भाई 2 मिनट भीमराज भाई, तेलंगाना में बहुत से पद खाली हैं। कितनी भर्तियां निकाली अब तक आपने? मरुधरा से आप अभी गए, कितने पद खाली हैं शिक्षकों के, डॉक्टर्स के, और भी न जाने क्या क्या, मैं आपने कितने आपने भर दिए? अब मैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ भाई, आप पे भरोसा क्यों करें? मेरी बात सुनिए। स्वप्निल जी, एक प्रश्न ये भी है कि राहुल जी ने कितनी बार आवाज उठाई कि राजस्थान में जो है खाली पदों को भरा ठीक, जाए, ये भी बात है भीमराज जी, बताएं। भरा जाए, जो है वो हिमाचल में भरा जाए। उन्होंने कितनी बार आवाज उठाई और कितनी बार अपनी सरकार से पूछा? ये वॉक द टॉक, सीधे का मतलब ये है कि भीमराज जी वॉक द टॉक बिल्कुल कहाँ देखें? राहुल जी ने समय समय पर उठाई है। और रही बात आप कर्ज माफी कहाँ की, उठाई इसका भी मैं जवाब दे, दोनों जवाब देता हूँ। राहुल गांधी ने कब ये कहा कि मरुधरा में खाली पड़े सारे पदों को भरो? गहलोत जी ने इंटीमेशन किया कि आप खाली पदों पे भर्तियां तो गहलोत जी माने नहीं, और जब तो उस इंटीमेशन को गहलोत जी ने माना नहीं। कैसे नहीं माना? भर्तियां निकाली है समय समय और सब लीक हो गए, ब्रेक थोड़ी लगाया, समय समय पर अरे पद तो खाली पड़े अभी भी, अभी खाली रहेगी तो भरेंगे ना। क्या अरे आप कैसे भरेंगे? आप तो विपक्ष हुई है, हमारी भर्तियां की समय समय पे भर्तियां की, आप ट्रैक आप मजे नहीं ले सकते। नहीं 2 सेकंड ऐसा नहीं है। कहाँ भरा गया सर? अधिकतर तो पेपर लीक पड़े, हम लोग आरोपियों को पकड़ पकड़ के कमेंट्री करते करते। अभी सेंटर ने बनाया, अभी सेंटर ने भी 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 बनाया, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अभी सेंटर ने भी बनाया, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। सेंटर ने बनाया, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के कानून की नकल करी है और उससे कमजोर कानून। कृष्ण कुमार जी, आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी मसला है और अब तो सरकार भी मानने लगी है। आप ही के लोग आंकड़े गिनाने लगे, मैं नहीं गिना रहा हूं। बेरोजगारी मसला है, पद खाली है। अब जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनसभाओं में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप ये नहीं बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा यही खाली पद पड़ रहा है, नहीं तो स्पीड डबल होती। गलत कह रहा हूं मैं? आपने इस स्पीड को अपनी इच्छा से कम रखा, आप इससे तेज काम कर सकते थे अगर पद भर देते, आप नहीं कर पाए क्योंकि आपने पद खाली रखे। इसका दोषी आप ही हैं। स्वप्निल जी, आपकी बात में कहीं न कहीं जो तथ्य है उसके पीछे के रहस्य को भी खोजने की जरूरत है। बता दीजिए। देश की जो आर्थिक स्थिति है और जिस प्रकार का 2020 के बाद का कालखंड है, कोरोना के हवाले चढ़ा है देश, जितनी बड़ी आर्थिक मजबूरियों से गुजर रहा है देश, ये क्या बात है? नहीं, कृष्ण कुमार जी, ये तो बात ही नहीं हुई। 2020 आने तक आप 6 साल राज कर चुके थे और 2022 में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बोल चुकी हैं कि हम कोरोना काल के जितने भी ड्रॉबैक्स थे उससे आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे ड्रॉबैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। ऑयल बॉन्ड अभी उससे भी शायद पूरी तरह फ्री नहीं हुए हैं। जिस प्रकार की प्रक्रिया आर्थिक रूप से इस देश की बनाकर छोड़ी गई थी और 10 साल खुद के गिरेबान में झांको ना। 10 साल सत्ता में हो गया, आपको कुछ करते ना। आप एक इंस्टीट्यूट बेच रहे हो, इस तरीके से भीमराज भाई प्लीज, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने उनको भी, उन्होंने बीच में एक बार भी नहीं बोला। इतनी डिसेंसी तो हम रखेंगे ना भीमराज भाई। कृष्ण कुमार जानू जी, देखिए मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है और बहुत स्पेसिफिक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी, उसके पीछे उनकी मंशा हो ना हो, उनकी समझ हो ना हो, मैं उस पछड़े में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने सही तार छेड़े हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात अलग है कि राहुल के हाथ से वो गिटार बजेगा तो वो सुरीला ना नजर आए, लेकिन अगर सही तार छेड़ने वाला व्यक्ति आ जाए तो वो तार सुरीला संगीत निकालेगा ना। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और आम कार्यकर्ता पार्टी का स्टार प्रचारक मानता है। वो कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के लिए काम करते हैं। भाजपा को
पिच अवेलेबल कराते हैं और ये लगातार 10 साल से उनकी भूमिका और योगदान बना हुआ है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं तार तो सही छेड़ रहे हैं, उनसे तार तो सही छेड़ रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। तार तो सही छेड़ रहे हैं ना अनिल जी। देश का संविधान बनाना, कानून बनाना, इस काम में कांग्रेस को महारत हासिल है। इंप्लीमेंट करना, डिलीवर करना, यहाँ कांग्रेस फेल हो रही है। इसलिए जनता के बीच, कांग्रेस के बीच 10 साल से अब आप हैं जी, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि 8 साल में आपने बहुत सी चीजों को सुधार दिया होगा, ठीक है। अब आपने उन 8 सालों में जिन बहुत सी चीजों को सुधारा होगा, 2 सालों में उस जगह तो वो चीजें खत्म होनी चाहिए थी। अब आप एक बात बताइए, ये 370 और ये सब आपने जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन देश के सामने जो दूसरी समस्याएं हैं उसमें से कौन सी समस्या जड़ से खत्म हुई? स्वप्निल जी, जो देश की अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, जब आर्थिक ताकत होती है तो सब कुछ सुधरता है। और भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 8 साल में जिस गति से ऊपर जा रही है, फिर एक बात, नहीं 2 सेकंड कृष्ण कुमार जानू जी, जस्ट प्रश्नकाल शुरू होने के पहले ये बड़ी खबर आती है कि सेंट्रल एम्प्लॉयज का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। महंगाई भत्ता कब बढ़ाते हैं? जब महंगाई बढ़ जाती है। सेंट्रल एम्प्लॉयज का तो महंगाई भत्ता बढ़ गया, ठीक है। बाकी देश भी तो महंगाई से जूझ रहा है ना, उनको थोड़ी ना ये 4% का ऑटोमेटिक डीए इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब महंगाई तो है ना। ये तो अब तो सेंटर ने स्वीकार कर लिया महंगाई भत्ता सेंट्रल एम्प्लॉयज का बढ़ाकर। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी भले ही महंगाई पर कम बोल रहे हो, एकाएक उनको दूसरे इश्यूज ज्यादा प्यारे हो गए हो, लेकिन महंगाई ये मुद्दा तो है, आप इसे नकार नहीं सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं। अगर महंगाई नहीं होती तो भारत सरकार को महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाना पड़ता, ये बात सच है, बिल्कुल। हाँ। और सच से भागने की जरूरत भाजपा की राजनीति को, भाजपा के नेताओं को नहीं है। हाँ। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं। अभी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक एडवाइजरी जारी की है राहुल गांधी को लेकर कि वो सभाओं में संयम से बोले। ऐसी एडवाइजरी खुद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जारी की है। अब वो चुनावी वायदे कुछ भी उलूल जुलूल किए जाएंगे और उस पर हम नहीं, फिर उलूल जुलूल नहीं। आपने उनकी कई बातों को अभी करेक्ट मान लिया, तो उल जुलूल तो नहीं। कितनी बार कोर्ट से माफी मांग चुके? कोर्ट से कोई माफी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून के जिस सजा के लिए इनको बरी किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबूलाल बुखारिया गुजरात के मंत्री थे जिनको 3 साल की सजा हुई, नरेंद्र मोदी इतने अच्छे भीमराज भाई, इतने अच्छे मुद्दे उठाकर, इतनी अच्छी बातें कर हम फाइनली ये इस टाइप के ना तू मैं में नहीं पढ़ेंगे, जिस टाइप के में अभी आप आने वाले हो। मैं आपको इसलिए पहले से रोक रहा हूं। राधेश्याम जी, अरे साहब, हम लोगों ने अभी तो कोई गलत बात की क्या भीमराज भाई, जो आप कहते हैं कि नहीं ये गलत था यार स्वप्निल आपकी तरफ से, लेकिन राधेश्याम जी, ठीक है राधेश्याम जी, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैंने शुरुआत में कुछ सवाल उठाए थे और मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से उसको समअप करने की कोशिश की थी कि क्या भारत की जनता कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर ही भरोसा खो चुकी है, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। दूसरी बात जो मैंने कहा वो ये कि क्या जीत की ललक में उठाए गए हड़बड़ी वाले वादे, इनका प्रोज एंड कॉन्स सोचकर ही उठाए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जीतना है इसलिए बंटाधार कर दो। आपका क्लोजिंग कमेंट क्या होगा? देखिए, जिस तरह की मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की राहुल जी बात कर रहे हैं तो 40 सीटें लाना भी मुश्किल है। और देखे, अब जैसे रोजगार की जहां तक बात है, उन्होंने 30 लाख युवाओं के रोजगार की जो बात कही, पद खाली पड़े हैं, इसमें भी कोई गलत नहीं है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, तो केंद्र सरकार जहां महंगाई भत्ता बढ़ाती है और आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, तो फिर जो है 30 लाख इन पदों पर जो है युवाओं को रोजगार देना चाहिए, नियुक्तियां देनी चाहिए। इसी तरह से जहां भाजपा की सरकार, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी है। नहीं, आपने इतना अच्छा पॉइंट दे दिया राधेश्याम जी कि मैं ये सवाल लेने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई भत्ता तो 2023 में भी बढ़ा था 4% और 2024 की शुरुआत में भी 4% बढ़ा दिया है। मैंने कहा जब पैसे हैं ही, और जब पैसे हैं ही तो पद ही बढ़ जा सकते थे। 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ा है कि न्यूनतम स्तर पर है महंगाई सूचकांक रिटेल का, और ये महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था हमारी इतनी मजबूत है, तो महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं तो आप रोजगार भी दीजिए 30 लाख। देखिए, मेरे को पीसीआर ने भी बोल दिया, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आगे आप लोगों से कहना चाहूंगा। भीमराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।